Hello student, today in Principles of Management chapter 2 I am going to discuss the next topic, that is scientific management, which is developed by the famous management author F.W. Taylor. In this topic I will discuss the introduction of scientific management and introduction of F.W. Taylor, then concept of scientific management and principles of scientific management, along with CBSE exam asked questions in the previous years. Let us see the topic. Scientific management is developed by F.W. Taylor, Frederick Winslow Taylor. He is an American. साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल F.W. टेलर के द्वारा डेवलप किया गया। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है। ये यूएसए के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1856 में यूएसए में हुआ। इन 1878 ही ज्वाइंड मिडवेल स्टील कंपनी एज ए मैकेनिकल इंजीनियर. He was primarily concerned about the efficiencies of workers and optimum utilization of resources. Taylor's principles and techniques were based on the observations he conducted in factories where methods of production like planning and working methods were observed. टेलर का जन्म 1856 में यूएसए में हुआ. इन 1878 उन्होंने मिडवेल स्टील नाम की एक कंपनी को एज ए मैकेनिकल इंजीनियर ज्वाइन किया. शुरुआत में उनका कंसर्न वर्कर्स की एफिशिएंसी और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ाने पर ज़्यादा था. इनके प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की इन्होंने डेवलप किया, इनका जो बेसिक पॉइंट था दैट इज़ ऑब्जर्वेशन. मीन्स इनके प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैं. जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन कंडक्ट किया फैक्ट्रीज़ के अंदर, मेथड को डेवलप किया उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर, और ये सभी कुछ उन जगहों पर इन्होंने किया जहाँ पर कि प्लानिंग की कमी पाई और मेथड्स जो यूज़ हो रहे थे वर्क को, एक्टिविटीज़ को करने में, जॉब को करने में, वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं किए जा रहे थे. Next, major contribution of Frederick Winslow Taylor. He is famous as a father of scientific management because F.W. Taylor principles of management is totally based on scientific observations, experiments. That's why he is known as father of scientific management. His contribution in the field of management are a book and research paper on industrial organization and management. इन्होंने बुक पब्लिश किया, रिसर्च पेपर पब्लिश किया इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर, शॉप मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने लिखा. पीस रेट सिस्टम, जिसको पीस बेस्ड सिस्टम भी कहा जाता है, इसके बारे में इन्होंने लिखा. प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्होंने डेवलप किया, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस भी करेंगे. बहुत ही फेमस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है. ही एम्फसाइज्ड ऑन एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट. और इन्होंने एम्फसाइज्ड किया कि मैनेजमेंट को एडॉप्ट करना चाहिए साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द मैनेजरियल प्रॉब्लम व्हाइल दे आर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस. तो F.W. टेलर को बेसिकली फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है. और इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के फील्ड में किया, ये बहुत ही यूज़फुल है, आज भी यूज़फुल है मैनेजर्स के लिए. तो आगे बढ़ते हैं इसमें. मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. F.W. Taylor, the father of scientific management, suggested that management should use scientific principle in making decisions and solving managerial problems to achieve result economically. F.W. टेलर कहते हैं कि मैनेजर्स को
डिसीजन लेते समय और मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय अगर वो चाहते हैं कि जो रिज़ल्ट इनको मिले इकोनॉमिकली मिले, मीन्स मिनिमम कॉस्ट पर रिज़ल्ट मिले, तो डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। इसके लिए उन्होंने कहा कि मैनेजर्स को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करना चाहिए। जितने भी इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप किए, दैट प्रिंसिपल मस्ट बी यूज वाइल टेकिंग द डिसीजन, ओनली देन इट विल हेल्प टू अचीव इकोनॉमिकली रिजल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, डेफिनीशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मीन टू डू। टेलर कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो मीनिंग इन्होंने बताया कि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके मैन पावर क्या वास्तव में कर रहे हैं, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, और ये देखना कि ये जो कर रहे हैं वो बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं। तो दिस इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट मीनिंग गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा डेवलप किए गए साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को। बेसिकली आपको बता दें यहाँ पे कि इन्होंने 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं, जिनका कि आज भी मैनेजमेंट के फील्ड में मैनेजर्स के द्वारा डिसीजन मेकिंग करते समय यूज़ किया जाता है। तो लेट अस सी हियर द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज़ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि साइंस का यूज़ होना चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। According to this principle, Taylor believed that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on intuition, experience and hit and miss method. F.W. टेलर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रत्येक जॉब को कैसे परफॉर्म करना है, उसके बारे में जो डिसीजन मेकिंग करनी है, मैनेजर्स को डिसीजन लेने के पहले साइंटिफिक इंक्वायरी करना चाहिए। ये जो डिसीजन होना चाहिए वह साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन बेस्ड होना चाहिए, लॉजिकल बेस्ड होना चाहिए, रीज़नेबल होना चाहिए, न कि मैनेजर्स के अपने अंतर्निहित ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर, या ऐसा ही होगा ऐसा नहीं होगा, इस तरीके से हिट एंड मिस मेथड या ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर नहीं होना चाहिए। He says that there must be thinking before doing, which is not in case of rule of thumb. वे कहते हैं कि कुछ भी करने के पहले विचार करना बहुत ज़रूरी है, जो कि रूल ऑफ थंब के केस में नहीं होता है, जहाँ पर मनमाने डिसीजन लिए जाते हैं। रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप। रूल ऑफ थंब का मतलब डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, ऑफ मैनेजर, वेयर एज रूल ऑफ थंब का मतलब यहाँ पर मैनेजर की तानाशाही बताई गई, डिक्टेटरशिप बताई गई। और जबकि हम साइंटिफिक डिसीजन में देखते हैं कि दीज आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप एंड साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड्स एंड वेज ऑफ प्रोडक्शन। जबकि हम साइंटिफिक डिसीजन में देखते हैं कि जो मेथड्स या वेज ऑफ प्रोडक्शन को सेलेक्ट किया जाता है उसके पीछे साइंटिफिक इंक्वायरी की जाती है, लॉजिकल ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, और उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि दिस मेथड शुड बी अडॉप्टेड एज ए बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू वर्क, स्टडी एंड एनालिसिस। टेलर कहते हैं कि एक बेस्ट मेथड जो एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ करेगा, इसको वर्क, स्टडी और एनालिसिस के आधार पर ही डेवलप किया जाना चाहिए। द मेथड सो डेवलप्ड शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब, और इस तरह जो मेथड डेवलप किया जाना चाहिए वो रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करना चाहिए फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी। साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ट्रेडिशनल मेथड का थ्रू वर्क स्टडी, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग ए स्टैंडर्ड मेथड। और
यूनिफाई करना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को और डेवलप करना चाहिए एक स्टैंडर्ड मेथड को, बेस्ट मेथड को, विच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, और जिसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए। तो एज ए समरी आप यहाँ पे समझ लें कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने यहाँ पर कहा कि साइंस अडॉप्ट किया जाना चाहिए, साइंटिफिक डिसीजन मस्ट बी अडॉप्टेड बाय द मैनेजर, नॉट डिक्टेटरशिप इन देयर डिसीजन मेकिंग। दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट पर आते हैं अब, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। इस प्रिंसिपल में एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मोनी होनी चाहिए, नॉट डिस्कार्ड, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए among the employees of organization. According to this principle, those who work together in an organization must work in harmony, that is with mutual give and take and proper understanding. F.W. टेलर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हारमोनियस इन्वायरमेंट होना चाहिए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल गिव एंड टेक वाले इन्वायरमेंट होनी चाहिए, एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एमंग द एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और ऐसा करने के लिए एक मैनेजर को अपने वर्कर्स और मैनेजमेंट के लोगों के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी यहाँ पर डिस्कार्ड को रोका जाएगा और हार्मोनी को डेवलप किया जाएगा। ज़्यादातर उन्होंने कहा कि जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ employees, that is workers and management group, and both the group works as rival of each other. Workers always feel that they are underpaid and are overburdened with the work, and manager always feels that workers good for nothing. वे कहते हैं कि दो ग्रुप पाए जाते हैं जिसमें वर्कर और मैनेजमेंट होते हैं, और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी राइवल के रूप में काम करते हैं, और ये फील करते हैं, जैसे वर्कर्स फील करते हैं कि उनको पेमेंट कम दिया जाता है और वर्क ज़्यादा लिया जाता है, ओवर बर्डन रहते हैं, और मैनेजर ये फील करते हैं कि वर्कर्स किसी काम के लायक नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, रिसोर्सेज का मिसयूज़ करते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम करते हैं। तो इसके लिए टेलर ने इस तरह के जब एटीट्यूड को देखा तो उन्होंने इंसिस्ट किया, टेलर इंसिस्ट दैट बोथ द ग्रुप्स मस्ट चेंज देयर एटीट्यूड फॉर ईच अदर। उन्होंने कहा इन दोनों लोगों को, वर्कर्स और मैनेजर दोनों को एटीट्यूड एक दूसरे के लिए चेंज करना चाहिए। ही इंसिस्ट मेंटल रिवोल्यूशन, और उन्होंने मेंटल रिवोल्यूशन के ऊपर फोकस किया, विच मीन्स डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर, ओनली देन इट विल ब्रिंग हार्मोनी एंड अवॉइड डिस्कॉर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू अचीव इट्स गोल। उन्होंने कहा मेंटल रिवोल्यूशन को फॉलो किया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट बोथ शुड डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक विचार एक दूसरे के लिए डेवलप किया जाना चाहिए, सोच डेवलप किया जाना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिस्कार्ड है उसको अवॉइड किया जाएगा और हार्मोनी को डेवलप किया जाएगा, और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने में सक्सेस हो जाएगा। तो दिस वाज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट थर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इस प्रिंसिपल में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स, नॉट इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए, किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब तक टीम स्पिरिट की फीलिंग लोगों के अंदर डेवलप नहीं होगी, एज ए टीम मेंबर काम नहीं करेंगे, तब तक ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए टेलर कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर्स एंड मैनेजर मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन। इन्होंने कहा वर्कर्स एंड मैनेजर को कोऑपरेशन में वर्क करना चाहिए। मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क फॉर देम, because when standard or target are set up in consultation of workers, then they will try their best to achieve it as a team members of organization. टेलर कहते हैं कि मैनेजमेंट को कोई भी टारगेट को, स्टैंडर्ड को सेट करने के पहले वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और अगर वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के टारगेट सेट किया जाएगा तो वर्कर्स उसको अचीव करने के लिए अपना बेस्ट करेंगे और एज ए टीम मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करते हुए उस गोल को, टारगेट को अचीव करने में मदद करेंगे। टू हैव कोऑपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़
and they should be rewarded for their suggestion. और इसके लिए ऐसा कोऑपरेशन पाने के लिए मैनेजमेंट को वर्कर्स के सजेशन को वेलकम करना चाहिए और साथ ही साथ उसको अच्छे सजेशंस को रिवार्ड भी दिया जाना चाहिए. एट द सेम टाइम वर्कर्स वुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड. साथ ही साथ ये कहते हैं कि वर्कर्स को कभी भी अनरीजनेबल डिमांड के लिए स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्राइक करेंगे और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो फिर कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप नहीं हो पाएगा. इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि वर्कर्स को कोई भी डिमांड है तो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट के सामने प्लेस करना चाहिए और अनरीजनेबल डिमांड के लिए कभी भी स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए. अकॉर्डिंग टू टेलर देयर मस्ट बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क and responsibility between the workers and management. This will lead to cooperation and team spirit. टेलर कहते हैं कि इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जानी चाहिए वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में, इसमें इक्वल डिवीज़न होगा अगर, तो ये कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा, टीम स्पिरिट को बढ़ावा देगा. इसलिए कोऑपरेशन होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं. द लास्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. टेलर कहते हैं कि वर्कर्स के डेवलपमेंट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होना चाहिए, मैनेजमेंट का फोकस होना चाहिए और उसको आगे बढ़ने के पूरे चांस दिए जाने चाहिए. जितनी एफिशिएंसी हो वर्कर्स की, उसकी एफिशिएंसी तक आगे बढ़ने के चांसेस दिए जाने चाहिए. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन. टेलर कहते हैं कि वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग और उसके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. टेलर इंसिस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़. टेलर कहते हैं कि वर्कर्स को सेलेक्ट करते समय प्रॉपर केयर करना चाहिए और केयर करने के बाद जो भी सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो जॉब दिया जाना चाहिए मस्ट बी गिवन अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफ़िकेशन. उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ही जॉब उनको ऑफ़र किया जाना चाहिए. मीन जिस तरह की क्वालिफ़िकेशन है उसी नेचर का जॉब उसको ऑफ़र किया जाना चाहिए. एम्प्लॉयज़ मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज. एम्प्लॉयज़ को समय समय पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना चाहिए ताकि वो अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकें. दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ. और अगर ऐसा करते हैं, उनको समय समय पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, तो इट विल इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड इट इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स. और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि दोनों की जो एफिशिएंसी बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की, साथ में एम्प्लॉयज़ की, एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी दोनों की. तो इसलिए डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए. मीन्स दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी फॉलोड बाय द मैनेजर्स वाइल taking the decision related to the employees. नेक्स्ट अब आते हैं इन सभी प्रिंसिपल्स के ऊपर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो 2018 का क्वेश्चन स्क्रीन पर इस समय है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं. इसमें मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ. करण नाथ टुक ओवर डी नॉर्थ मोटर कंपनी फ्रॉम हिज एलिंग फादर 3 months ago. 3 महीने पहले करण नाथ ने अपने फादर से, जो कि बीमार हैं, उनसे डी नॉर्थ कंपनी को लिया. इन द पास्ट द कंपनी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल. Karan was determined to improve the company's performance. He observed that the methods of production as well as selection of employees in the companies were not scientific. He believed that there was only one best method to maximize efficiency. He also felt that once the method is developed, the workers of the company should be trained to learn that best method. He asked
the production manager to develop the best method and carry out the necessary training. The production manager developed this method using several parameters, right from deciding the sequence of operation, place for main machines and raw material till the delivery of the product to the customer. This method was implemented throughout the organization. It helped in increasing the output, improving the quality and reducing the cost and wastage. Identify and explain the principles and techniques of scientific management followed by the production manager in the above case. इस केस में आपको पहचानना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल्स आए और टेक्निक। तो यहाँ पर हम अभी प्रिंसिपल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और चौथा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखेंगे कि बेस्ट मेथड की बात किया गया है। बेस्ट मेथड को डेवलप करने की बात किया गया कि एक बेस्ट मेथड होगा तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए बेस्ट मेथड की बात अगर हम देखें तो यहाँ पे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब वाले प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने किया था। तो इसके आधार पे हम आंसर करेंगे और साथ में वर्कर्स के ऊपर ट्रेनिंग वगैरह की बात की गई कि वर्कर्स को ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर दिया जाना चाहिए, उनकी जो सिलेक्शन होनी चाहिए वो प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से किया जाना चाहिए। तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये दूसरा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है। तो इसके आधार पे यहाँ पे आंसर करेंगे और इसमें जो टेक्निक पूछा गया उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वापस इस क्वेश्चन को वहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले अभी प्रिंसिपल्स के आंसर को देखते हैं। सीबीएसई ने क्या सजेस्ट किया। तो पहला साइंटिफिक साइंस नॉट रूल ऑफ थंब और सेकंड इज़ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये दोनों हमने आपके साथ डिस्कस किया। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा गया था। तो आप ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे और इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे जब टेक्निक्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दिस वाज द 2018 क्वेश्चन और बोर्ड एग्ज़ाम। तो एक ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साथ में डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2019 में एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अभी हमने डिस्कस किया। सी द आंसर, इस तरीके से आंसर करेंगे। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एंड डिसिप्लिन। तो यहाँ पे हमने अभी आपसे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब डिस्कस किया है, तो सिर्फ इसी की बात करेंगे। इसको ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब आप यहाँ पे देख लें। दिस इज़ द वे ऑफ आंसरिंग, इस तरीके से आंसर करेंगे। और ये 2015 में 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, 3 ईच था। और यहाँ पर एक जो चेंज किया गया था 2015 के एग्ज़ाम पैटर्न में कि एक टेलर का और एक फ्यूल का, जैसे एक टेलर का हुआ और ये फ्यूल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछने का ट्रेंड डेवलप किया था सीबीएसई ने। तो इस पैटर्न पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट 2015 के दूसरे सेट में भी आप देखें बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्केलर चेन और हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। एक फ्यूल का है स्केलर चेन और दूसरा टेलर का हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। तो इस तरीके से आंसर करेंगे। अगेन ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन था। और फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अगेन इसमें एक टेलर का और एक ये पहला जो है ये फ्यूल का है और दूसरा टेलर का है। तो यहाँ पे हम टेलर का ही अभी डिस्कस किए साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसका ये आंसर है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।